जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के सल्तनत काल के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा वंश पढ़ना है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो ईस्वी सन है कितना से कितना के बीच में है? तो 1320 से लेकर 1398 ईस्वी के बीच इनका शासन रहा। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक ना। तुगलक वंश जो था वह 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन ने क्या किया कि अलाउद्दीन के समय जो लिया गया था भूमि, अमीर से छीन लिया गया था, उसको क्या कर दिया? पुनः लौटा दिया। ठीक ना। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था, यानी कि नहर बनवाने वाला गयासुद्दीन जो था वह पहला शासक था। ठीक ना। गयासुद्दीन जो था वो कौन सा शासक था? पहला शासक था। ठीक। गयासुद्दीन ने कुछ काम किए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके बारे में जो है पढ़ लीजिए पहले। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं हैं। पहला है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ठीक ना। पहला जो कार्य क्या है? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी में। दूसरा है राजधानी परिवर्तन, कब? तो 1326 से 1327। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी तक। और चौथा है खुरासन एवं कराची का अभियान। तो चलिए आगे हम लोग गयासुद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन ने क्या किया कि दिल्ली के समीप जो है पहाड़ियों पर तुगलकाबाद, ठीक ना, तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर बसाया। और रोमन शैली में, कौन सा शैली में? रोमन शैली में निर्मित इस नगर के दुर्ग के निर्माण किया। ठीक ना। जो निर्माण किया उस कौन शैली में किया? तो रोमन शैली में किया। और इस दुर्ग को कौन नाम से जाना जाता है? 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन जैसे ही वह बंगाल के विजय से लौट रहा था, ठीक ना, तो जूना खां द्वारा एक निर्मित महल था जो लकड़ी के महल था, उसमें दबकर मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और गयासुद्दीन के बाद जो है जूना खां जो था, ठीक ना, जिसका घर था, जिसके का लकड़ी के महल था, जूना खां का ही था, ठीक ना, जिसके लकड़ी के महल में दब कर मृत्यु हो गई। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक ना। गयासुद्दीन के मरने के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक ना। यानी जूना खां का क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। जितना भी विद्वान हुए मध्यकालीन में, ठीक ना, सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था सर्वाधिक शिक्षित था। ठीक ना। शिक्षित भी था, विद्वान भी था और योग्य व्यक्ति भी था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा उसका सनक भरी योजना करता था, ठीक ना, और थोड़ा क्रूर कृत्य करता था, या फिर दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा रखता था। इसी कारण उसको स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया है। ठीक ना। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को 3 जो है अन्य नामों से नवाजा गया, जिसमें पहला जो है स्वप्नशील, दूसरा पागल और तीसरा रक्त पिपासु कहा गया। क्यों? क्योंकि वह जो है अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता था, या क्रूर कृत्य कार्य करता था, या दूसरे के सुख दुख को देखकर जो है वह उपेक्षा रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए क्या किया कि अमीर-ए-कोही नाम की एक नवीन विभाग की स्थापना की। ठीक ना। एक नया विभाग खोला जिसका नाम क्या है? अमीर-ए-कोही। किसके लिए? तो कृषि के विकास के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि अपनी राजधानी जो दिल्ली था वहाँ से चेंज करके कहाँ ले गया? देवगिरी ले गया। ठीक ना। देवगिरी ले जाके और इसका नाम चेंज कर दिया, दौलताबाद रख दिया। ठीक ना।
यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, जिसको कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बर्नी के अनुसार, ये सब लेखक है, ठीक ना, धातुओं के सिक्के चलवाए। यानी कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत, ठीक ना, यानी कि जो सिक्का चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तो कांसा के था, ठीक ना, किसके अनुसार, तो फरिश्ता लेखक के अनुसार, और तांबा के था किसके अनुसार, तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, ठीक ना, यानी धातुओं के सिक्के चलवाए। यानी अलग अलग जो विद्वान है, फरिश्ता कह रहा है कि कांसा का था और बर्नी कह रहा है कि तांबा का था, ठीक ना, सिक्के चलवाए। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। और एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी, जिनका मूल्य जो था, ये जो तांबा या कांसा जो है, इससे चांदी के रुपये के टंका के मूल्य के बराबर होता था। और एडवर्ड थॉमस के अनुसार, ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया। यानी एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा, प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा, ठीक ना। अमेरिकी यात्री, ठीक ना, कौन, इब्न बतूता, अमेरिका में कहाँ का था, वो मोरक्को का था, ठीक ना, अमेरिका महादेश का, मोरक्को देश का था, कौन, इब्न बतूता, ठीक ना। और कब आया था भारत, तो 1333 ईस्वी में आया था, ठीक ना। जैसे ही वो आया तो सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इब्न बतूता के जो है पुस्तक है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि रेहला की लेखक कौन है, तो इब्न बतूता है, ठीक ना। और कहाँ के यात्री था, मोरक्को के यात्री था, ठीक ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। रेहला में क्या है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसमें अपने पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, यानी जो विदेश से व्यापारी आए हैं उसके आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में वर्णन है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। और मोहम्मद तुगलक जो था, जिन प्रभासुर नाम का जो है साधु, उसके साथ क्या किया था, तो विचार विमर्श, आर्ग्यूमेंट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडान में, ठीक ना, गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। यानी कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब की, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया। किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में, ठीक ना। दक्षिण में ये सब था, ठीक ना। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। कब किया, तो 1336 ईस्वी में किया। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहम शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। यानी बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक ना। कब किए, तो 1347 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जब मर जाता है तो जो इतिहासकार बदायूनी है वो लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी कि दोनों को कष्ट था, उससे लोग से कष्ट था, लोग को उससे कष्ट था। जब वो मर गया तो दोनों को मुक्ति मिल गया, ठीक ना। इसीलिए बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुजुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बराइच में सलार महमूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था तुगलक कौन था, तो अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वहाँ गया और बराइच में सलार महमूद गाजी के मकबरे में गया। यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर राजस्थान में है वहाँ गया और बराइच के सलार महमूद गाजी के मकबरा में पहला ऐसा शासक था जो कि मकबरा में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में
शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि बदायूं में मीरन मुलहिम के, दिल्ली में शेख नजामुद्दीन औलिया के और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के और अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राजा सिफेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ और पुनः फिरोज का राजा सिफेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोहमिन की उपाधि दी गई। फिरोज तुगलक का राजा सिफेक जो है ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ और पुनः फिरोज का राजा सिफेक जो है दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोहमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज जिसको कि लगान कहते हैं, खुम्स जैसे युद्ध में लूट का माल और जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। यानी कहने का मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक का जो राजा सिफेक हुआ 20 मार्च कब हुआ तो 1351 ईस्वी को हुआ, ठीक ना। पुनः उसका फिरोज का राजा सिफेक दिल्ली में हुआ, ठीक ना, अगस्त 1351 ईस्वी में। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोहमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टकारों को समाप्त कर दिया, ठीक ना। 24 जो कष्टकर कर थे, उसको टैक्स थे जो उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और केवल 4 कर रखा। कौन? खराज रखा, खराज जिसको कि लगान कहते हैं, खुम्स जिसको कि युद्ध में लूट का माल कहा जाता है, जजिया और ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। यानी कि मात्र ओनली 4 टैक्स रखा, ठीक ना। खराज रखा जिसको कि लगान कहते हैं, खुम्स जिसको युद्ध में लूट का माल और जजिया और ज़कात को मतलब वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मण को पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक जो था वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो है पहला मुसलमान था, ठीक ना। फिरोज तुगलक जो था ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था, ठीक ना। फिरोज जो है सिंचाई के लिए यानी कि खेत में जो है पटाने के लिए भी पहले कर देना पड़ता था, जिसको कि कितना देना पड़ता था, उपज का 1/10 भाग यानी 1/10 भाग जो है सिंचाई कर के रूप में देना जाता था। किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक क्या किया? 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। फिरोज तुगलक ने कितना 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें जो महत्वपूर्ण कौन कौन है तो हिसार है, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। इसके शासनकाल में क्या हुआ कि खिजराबाद और मेरठ के 2 अशोक के स्तंभ थे, उसको लाकर कहाँ स्थापित कर दिया गया? दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सुल्तान फिरोज तुगलक ने क्या किया कि जो अनाथ मुस्लिम महिलाएं थी या फिर जो विधवा थी या फिर जो लड़की थी, उसकी सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान खैरात, ठीक ना। क्या उस विभाग का नाम था? दीवान खैरात। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। यानी सल्तनतकालीन सुल्तान अगर जितने भी हुए, अगर उनमें से सबसे अधिक दासों की संख्या बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फिरोज तुगलक के दरबार में थे, ठीक ना। कितना था? तो ये लगभग में 1,80,000 थे दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। अब जो दास थे, चूँकि 1,80,000 दास थे, तो उसके देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। और सैन्य पदों को क्या बना दिया? वंशानुगत बना दिया। यानी कि पिता बनेगा तो उसका पुत्र बनेगा, पुत्र बनेगा तो उसका भी पुत्र बनेगा, यानी वंशानुगत कर दिया, पीढ़ी बाई पीढ़ी। उसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की और उसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा, फतुहात फिरोज शाही, ठीक ना। कभी कभी पूछ देगा कि फतुहात फिरोज शाही किसकी रचना है, तो ये फिरोज शाह तुगलक की है। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया।
इसने क्या किया कि जो लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक को अपना मतलब संरक्षण प्रदान किया, मतलब उन लोग को संरक्षण दिया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलियाते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया। इन्होंने क्या किया कि जो ज्वालामुखी मंदिर से पुस्तकालय से जब लूटा गया था 1300 ग्रंथ, उसको क्या किया कि फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक ना, फारसी में विद्वान कौन थे? तो अपाउद्दीन थे, और उसका क्या नाम रखा? दलायाते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे आदा और बीक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि चांदी और तांबे के सिक्का के मिश्रण से निर्मित, यानी चांदी और तांबा मिला के जो है सिक्का बनवाया, भारी संख्या में जारी किया, जिसको कि आदा कहा जाता है और बीक कहा जाता है। ठीक ना। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलगानी की मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। और फिरोज काल में जो निर्मित है खान जहां तलगामी मकबरा, उसकी जो है तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सोचिए, इसका जो मकबरा है वह जेरूसलम, ठीक ना, में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना, और बेल घंटा को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। ठीक ना। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने क्या किया कि दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ठीक ना। इसका शासन दिल्ली के पालन तक ही रह गया था, मतलब बहुत कम इसका शासन रहा। ठीक ना, यानी बहुत इसका जो क्षेत्र था मात्र दिल्ली से पालन तक ही रहा। और तुगलक वंश का अंतिम शासक था, कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग क्या किया? आक्रमण कर दिया। ठीक ना, कब? तो 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी नसरुद्दीन के मतलब समय में ही, ठीक ना, मलिक कुर्सक जो था यानी पूर्वाधिपति था कि उपाधि को धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में मतलब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। चलिए, सैयद वंश को भी हम लोग आज ही पढ़ लेते हैं। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ठीक ना, सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को रियात आला की उपाधि से ही खुश रखा। यानी कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, इन्होंने कौन सा? रियात आला की उपाधि, ठीक ना, रियात आला की उपाधि से ही अपने आप को मतलब धारण किया और उससे वो खुश रहता था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां कौन था? तो तैमूर लंग का सेनापति था। वह जैसे ही भारत से जब लौट रहा था तो लौटते समय तैमूर लंग ने क्या किया कि खिज्र खां को कौन कौन सा दे दिया? मुल्तान दे दिया, लाहौर दे दिया, दीपालपुर दे दिया और वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। यानी 3 को देकर क्षेत्र और उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर का पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तो अब बना दिया तो फ्री में तो नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है तू यहाँ के राजा रहेगा, लेकिन यहाँ से जो भी उत्पत्ति होगा तो इसमें तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो खिज्र खां जो है नियमित रेगुलरली जो करता था कि तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, उसको कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई और खिज्र खां का भी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। और खिज्र खां का जो पुत्र हुआ उसका नाम था मुबारक खां और उसने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सर हिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। अब इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जो ये थे याहिया बिन अहमद जो थे, ठीक ना सर, हिंदी, उसको मुबारक शाह का संरक्षण मतलब मुबारक शाह उसको देखभाल करता था, जिसके कारण वो एक पुस्तक लिखा है जैसे तारीख मुहाबिक शाही लिखा है, जिसमें सैयद वंश के बारे में विषय जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। और यमुना के नदी के किनारे जो है मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? तो मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक ना, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक ना,
सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा, और सैयद वंश जो है करीब कितने वर्षों तक शासन किया, 37 वर्षों तक शासन किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल घंटा को जरूर दबाइए, और ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।